सीएनबीसी आवाज के साथ फोकस यहां पर एग्रीकल्चर में होगा, जहां पर बात हम करेंगे मॉनसून की, अब तक के जो बुआई के नंबर आए हैं उसकी भी, और ऑफ कोर्स आगे जाकर एग्री में किस तरह की पॉलिसीज बन रही हैं और बन सकती हैं, बननी चाहिए, उस पर भी करेंगे चर्चा। इसके लिए हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं बिरदी चंद अमरचंद लाहौती, भुसावल के ट्रेडिंग पार्टनर ब्रिजेश लाहौती, साथ ही आई ग्रीन इंडिया के डायरेक्टर राहुल चौहान, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और द सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर डीएन पाठक। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आशा करते हैं कि ये चर्चा हमें बता पाएगी कि आगे जाकर एग्रीकल्चर इन वेरियस सेक्टर्स के लिहाज से हम किस दृष्टि से देख सकते हैं। राहुल, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे और काफी सारे नंबर्स कोलेट करते हैं, एनालाइज भी करते हैं। मॉनसून की अगर बात की जाए तो अब तक 18% बिलो नॉर्मल है। आईएमडी और स्काईमेट दोनों का ही कहना है कि आने वाले 4-5 दिन यहाँ पर थोड़े बेहतर हो सकते हैं और जुलाई के अंत तक हम जो ये डेफिशिएंसी है वो भी हटा लेंगे। यानी कि इंतजार करना पड़ेगा अब यहाँ पर जुलाई में, और माना यह भी जा रहा है कि अगले हफ्ते तक यहाँ पर मॉनसून ऑनसेट हम ज्यादातर इंडिया में देख पाएंगे। लेकिन छुटपुट बुआई के नंबर्स अब कहीं कहीं से आने लगे हैं, चाहे वो कॉटन है, सोयाबीन है। कर्नाटक और महाराष्ट्र में, जैसे मेरी और आपकी पहले बात भी हो रही थी कि नंबर्स में थोड़ी बेहतर क्लैरिटी है, लेकिन मॉनसून वर्सेस सोइंग के नंबर्स एज ऑफ नाउ आप कैसे देख रहे हैं? नमस्कार महेश्वर जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस शो। इस वीकेंड तक अगर आप देखें तो मानसून जो है एमपी के आधे हिस्सों से ऊपर जा चुका है। गुजरात में भी 20 से 25% आ चुका है मानसून। झारखंड में भी पूरा कवर कर लिया है। इस बार मानसून 2 दिन पहले आया था इंडिया में, लेकिन उसके बाद में मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों में मानसून कुछ समय के लिए रुक गया। 2 वर्षों के बाद में महाराष्ट्र और कर्नाटक में एक अच्छी बारिश देखने को मिली है, जिसके कारण जो खरीफ फसलों की जो बिजाई है, खासकर पल्सेस की, उस के जो फिगर्स हैं वो काफी अच्छे नंबर्स में आ रहे हैं। एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि लास्ट ईयर से अगर आप सोइंग के फिगर्स कंपैरिजन करेंगे किसी भी स्टेट के, वो आपको हमेशा बढ़कर ही आएंगे इस बार, क्योंकि लास्ट ईयर अलीनो की वजह से सोइंग जो थी वो काफी पिछड़ी थी। तो जो भी भविष्य में फ्यूचर में जो भी आंकड़े आते हैं वो पिछले साल से बढ़कर ही आएंगे, और जैसे जैसे बिजाई खत्म होगी और वो आंकड़ों में थोड़ा सिंक्रोनाइजेशन देखने को मिलेगा। रही महाराष्ट्र की बात, कर्नाटक की बात, आप सभी जानते हैं कि तुअर, उड़द और मूंग की काफी अट्रैक्टिव कीमतें रही हैं। कपास की, सोयाबीन की पूरे सीजन भर कीमतें जो थी वो काफी डाउन रही। इस वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटक में तुअर का एरिया जो है लास्ट ईयर से काफी अच्छी मात्रा में बढ़ सकता है, और ठीक इसी तरह महाराष्ट्र में भी तुअर की बिजाई लास्ट ईयर से ज्यादा आ सकती है। कॉटन का और सोयाबीन का एरिया मेरा ही मानना है महाराष्ट्र में और कर्नाटक में लास्ट ईयर से कमजोर रहेगा। दूसरी फसल अगर मैं देखें तो टर्मरिक यानी हल्दी की अच्छी कीमतें किसानों को मिली हैं लास्ट पूरी सीजन में, और साथ ही जो है अन्य फसलें जो हैं जैसे लाल मिर्च है उसकी भी कीमतें अच्छी मिली हैं। तो कुछ एरिया जो कॉटन का है वो इसमें कन्वर्ट हो सकता है। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में हमारा ये मानना है कि अभी मानसून थोड़ा सा लेट हो गया है, तो वहाँ सोइंग, खासकर पैडी की जो सोइंग प्रिपरेशन है वो हाई टेम्परेचर की वजह से थोड़ी सी प्रभावित होती दिखाई दे रही है, और एरिया बढ़ने की उम्मीद है पल्सेस का। और सोयाबीन का एरिया मेरा मानना है मध्य प्रदेश में कमजोर रहेगा, क्योंकि कीमतें अच्छी नहीं मिली थी। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में अभी तक मानसून उस तरीके से मतलब नहीं पहुंचा है, तो यहाँ पर अत्यधिक तापमान होने की वजह से पल्सेस की जो पौध बनाई जा रही है उसको में थोड़े से इश्यूज आ रहे हैं, मतलब पौध अच्छी निकल के नहीं आ रही। हालांकि पंजाब और हरियाणा में सिंचाई व्यवस्था पहले से काफी मजबूत है, परंतु उच्च तापमान की वजह से वहां भी क्रॉप में ओवरऑल में जो स्पीड होनी चाहिए पैडी की वो हमें दिखाई नहीं दे रही। तो पैडी को लेकर ऑफ कोर्स चिंताएं हैं, और आपका मानना है कि दालों को इस बार यहां पर काफी सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, और क्यों नहीं, क्योंकि हमने लगातार यहां पर एमएसपी में बढ़ावट भी आते हुए देखी है। कॉटन, ज्यादातर सेक्टर्स जिनसे मेरी भी बात हो रही है, मानना यही है कि बीज अवेलेबल नहीं है, जो है वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है, और जिस तरह से कॉटन के भावों में इतनी ज्यादा हमने उठापटक आते हुए देखी है, काफी हद तक किसानों ने वहां पर हाथ रोका भी है। राहुल, आपसे जानना चाहेंगे इन सेंस ऑफ पॉलिसीज, आपको क्या लगता है, क्या कुछ और यहाँ पर देखने को मिल सकता है? क्योंकि हमने स्टॉक लिमिट यहाँ पर दालों में, गेहूं में भी आते हुए देखी है, चीनी ऑफ कोर्स बंद रहेगा, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को लेकर सरकार को बहुत चिंता है, इन्फ्लेशन का मुद्दा यहां पर हमने आरबीआई की तरफ से एमपीसी मिनट्स में भी बनता हुआ देखा। तो क्लियरली फूड इन्फ्लेशन यहां पर एक समस्या है फिलहाल सरकार के सामने।
जी, मनीषा जी, जैसा कि पहले भी पैनलिस्ट बता चुके हैं कि गवर्नमेंट ने हर संभव कोशिश की है कि पल्सेस की और एडिबल ऑयल्स की अवेलेबिलिटी बनी रहे, गेहूं की जो अवेलेबिलिटी है वो बाजारों में बनी रहे और कीमतें नियंत्रण में रहें। उदाहरण के तौर पे आप देखिए, पीली मटर का काफी सालों के बाद इंपोर्ट खोला गया, जिसका एक बाजारों पर इम्पैक्ट पड़ा है और पिछले 15-20 दिन से दलहनों की जो कीमतें थी वो स्टेबल हुई हैं। हालांकि जो अभी स्टॉक लिमिट लगाई है, मेरा मानना है वो थोड़ी सी समय से पहले लगा दी है। और इसके बाद अगर आप देखते हैं तो अगस्त से तुअर की जो इंपोर्ट है अफ्रीकन कंट्री से चालू हो जाएगा। चने का इंपोर्ट जो है ऑस्ट्रेलिया से सितंबर और अक्टूबर के बीच आएगा। तो स्टॉक लिमिट लगाने से थोड़ा कीमतों पर दबाव बना रहेगा और सरकार जो है हर संभव कोशिश करेगी कि जो उपभोक्ता हैं उनको सही भाव पर और सही मतलब अवेलेबिलिटी जो है वो बनी रहे। तो आगे चलकर मेरा मानना है कि सरकार और भी एक्टिव रह सकती है। ऑल राइट, तो सरकार यहाँ पर और एक्टिव रह सकती है। काफी सारी चीजें हैं देखने के लिए और जैसे कहा कि 3 स्टेट्स में अभी इलेक्शंस भी बाकी हैं और आगे जाकर ऑफ कोर्स फेस्टिवल सीजन शुरू हो जाएगा, शादियों का सीजन शुरू हो जाएगा, फिर दिवाली भी आ जाएगी। तो और ये जो इन्फ्लेशन की समस्या है वो शायद यहाँ पर अभी थोड़ी गंभीर है। ब्रिजेश जी, अब ये सवाल आपसे और मक्का